the short answer to your question is, did India win the war? India won the kinetic war. Old principles of check, cross-check, double-check have to be applied. People said, why was Sindoor stopped so abruptly? It had specific target, specific objectives which were achieved immediately of targeting the terrorist headquarters and terrorism. John F. Kennedy was trying to help India. किसी भी पश्चिमी देश को या अमेरिका को भारत उभरता हुआ वो देखना नहीं चाहता। जन मन गण के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट मिस्टर नितिन गोखले। मिस्टर नितिन गोखले स्टार्ट न्यूज़ ग्लोबल और भारत शक्ति ग्रुप के फाउंडर हैं। 4 दशकों से उनका एक जर्नलिज्म का करियर रहा है, जिसमें उन्होंने नॉर्थ ईस्ट, डिफेंस, इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ को कवर करा है और उनकी कुछ बुक्स बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रही हैं। बहुत दूर तक उनका जो एक स्टडी है, उनका एक जो अंडरस्टैंडिंग है और बहुत स्कॉलरली डिबेट्स को भी उन्होंने इन्फ्लुएंस करा है। और मेरी फेवरेट में से उनकी बुक्स हैं बियॉन्ड एनजे 9842, ग्रेट बुक ऑन सियाचिन ग्लेशियर। एक बायोग्राफी है आर.एन. काउ के ऊपर, जो RAW के फर्स्ट हेड थे। 1965 वॉर पे भी एक बुक है। सो हमारे डिफेंस सेक्टर, स्ट्रेटेजिक इश्यूज़, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को मिस्टर गोखले बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो सर, थैंक यू सो मच माय प्लेजर फॉर योर टाइम एंड लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सर, आप जर्नलिज्म के फील्ड से हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, ऑपरेशन सिंदूर, मिस इन्फॉर्मेशन एंड इंडियाज पर्सपेक्टिव। सर, जब भी कोई वॉर होता है, जब भी कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है, द फर्स्ट थिंग दैट कैप्टिवेट्स द ग्लोबल ऑडियंस इज व्हाट न्यूज़ इज कमिंग आउट। सर, आपके अंडरस्टैंडिंग में जो एक इंडिया पाकिस्तान और जिसमें हम चाइना भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो जो एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन को लेके एक जो वॉरफेयर हुआ, क्या लगता है कि कैसे कुछ उसको किसी तरीके से होना चाहिए था? वॉज इंडिया सक्सेसफुल इन कन्वेइंग इट्स पॉइंट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी और शुड इंडिया कन्वे इट्स पॉइंट? इंडिया, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा यूनिक सा ऑपरेशन था जी, क्योंकि ये 4 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो गया। 96 आवर्स मैक्सिमम ये हुआ। तो इसमें क्या होता है, आजकल के ज़माने में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज़ एज इम्पोर्टेंट एज काइनेटिक वॉरफेयर। तो इंडिया ने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स थे ये पहले 20 मिनट में अचीव कर लिए थे। सो इंडिया डिड नॉट गिव इनफ अटेंशन टू द एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेइंग दैट टू द वर्ल्ड। उन्हें लगा कि हमने ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट कर लिए हैं, हमारा जो उसमें इंटेंशन था वो हमने मीट कर लिया है, तो अभी हमें कुछ बोलना नहीं है। बट पाकिस्तान, बिकॉज इट्स अ वीकर साइड, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज ऑन द बैक फुट, it is also guilty of promoting proxy war and terrorism. It always is on the offensive and front foot as far as information, disinformation, misinformation is concerned, and it has systematically gone about it. तो इंडिया का वो वीकनेस रहा है। बट इसमें मैं ये कहूँगा कि पहले 24 या 48 घंटे बाद जब ख़त्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान थोड़ा एसेंडेंसी पे था इस बारे में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में। उन्होंने अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे किया, इसलिए उसने कहा कि यूएस से गुजारिश की कि आप इंटरवीन करिए। इंडिया डिड नॉट लिसन टू यूएस। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को बोलिए हमसे बात करने के लिए। तो इसके बाद हुआ क्या कि पहले 48 घंटे में वो ऊपर थे या वो जीत रहे थे वो जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है, या कन्वेइंग दी मैसेजेस। बट जैसे जैसे इंडिया ने सैटेलाइट इमेजेस प्रूफ देना शुरू किया और जब लोगों को पता चला कि भाई इतना इफेक्टिव था कि पाकिस्तान एक्चुअली सूड फॉर पीस, दे बेग्ड फॉर पीस, जैसे ही वो एक न्यूज़ बाहर आने लग गई, तब द फैक्ट्स वन। तो द शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज, डिड इंडिया विन द वॉर और डिड इंडिया लूज द वॉर? इंडिया वन द काइनेटिक वॉर and it fell behind in the information warfare for a couple of days or 3 days, but then finally facts prevailed. So you have to have facts if you have to get your information warfare right, जो पाकिस्तान के पास नहीं था। So it can only sustain itself for 2 or 3 days. After that facts will always prevail. तो इंडिया को ये थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा पॉलिसी आगे जाके, that they will have to factor every time they go in for such an action that information warfare's aspect has to be dovetailed into
operational plans. Right. I think this is a big lesson from Operation Sindoor. Apart from all the other military lessons that they would have learned, I think information warfare is a continuous affair. It cannot be one-off. It cannot be thought about as an afterthought after you launch the war. It has to be thought before the war, during the war, after the war. ये तीनों चीज़ें उसमें हैं. ये थोड़ा सा अभी इंडिया को सुधारना पड़ेगा. जी सर. सर अब इंफॉर्मेशन वॉर से बढ़ते हैं प्रॉक्सी वॉरफेयर के फील्ड पे. एज अ जर्नलिस्ट ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी थिन लाइन कवरिंग प्रॉक्सी वॉर, बिकॉज इसमें कोई क्लेम नहीं करता है, डिनाइबिलिटी रहती है. सो एज अ जर्नलिस्ट जब आप ऐसे इश्यूज देखते हैं कि अननोन गनमैन हो गए या फिर ऐसी चीज़ें हो गई, तो आपके क्या अंडरस्टैंडिंग रहता है? आपकी एक हिस्टोरिकल मेमोरी है, आप बहुत चीज़ें एकदम अलाइन कर सकते हैं कि ये ऐसा है तो ऐसे हुआ होगा. What is your thought on these? So proxy war has been now going on against India for more than 35 years. 1990 अगर आप inflection point देखें जम्मू कश्मीर में, तो 35 साल हो गए हैं. और इन 35 सालों में we have seen lots of ups and downs. So Pakistan launched the proxy war, or what you can call the war of 1000 cuts. कि इंडिया को हम हरा नहीं सकते हैं कन्वेंशनल वॉर में, तो ऐसा करो. तो इसमें ये सही है कि कई बार ऐसे होता है कि ऐसा लगता है ये सही है या नहीं. इट्स लाइक स्मोक एंड मिरर. तो उसमें इसको टू सिफ्ट द व्हीट फ्रॉम द शैफ, इट टेक्स some amount of experience, some amount of balance. और मैं कहूँगा कि आजकल के ज़माने में because the medium and the transmission modes have become faster, it is a challenge to everyone, to people who are giving out information, people who are projecting the information like in the media, and those who are absorbing. तीन इसमें पहलू हैं. एक है आपके जो information देते हैं, that is the security forces या authorities. Second is the media which is projecting it to the common public, and third is the common public. ये तीनों के लिए ये challenge है, because time and space has got completely compressed in today's world. So therefore one has to be careful. So I still always advise younger people who are into this information dissemination कि old principles of check, cross check, double check have to be applied. ये कहीं नहीं जाएंगे. आपको कई बार इतनी इन्फॉर्मेशन आएगी, नॉट एवरी इन्फॉर्मेशन, एवरी बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, नॉट एवरी बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज फॉल्स. सो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू डिफरेंट पीपल, गेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, then collate it and then apply your judgment. Sometimes you can go wrong, you can't win everything. You win some, you lose some, but on balance, if you are always correct, say about 70-80% times, then you have done well. So I think proxy war is something it cannot be defined or cannot be captured by anybody in its full spectrum. So one has to be very careful about what we project. And sir, before we move on to the next topic, a small answer say on you've covered Kargil. Yes. You also covered Operation Sindoor. How has the information landscape changed in these 25-26 years? Kargil was a very small localized operation. Okay. So whatever was being given from there by us and by the daily reporters, I was in a weekly magazine that time, was accepted, and there was a fervor and there was a kind of national spirit which had pervaded it. It sort of generated national spirit. Operation Sindoor was much ahead of Kargil, which is described as the first televised war in India. Okay. Right. But in Operation Sindoor, people were participating in it. There was rumors, there were misinformation, there was disinformation, there were known people who were giving out information which was outlandish, outrageous, false completely, but it was seen as information warfare. So there's a huge distance that we have traveled. And I think today the challenge is far greater than what it was in Kargil. Kargil, at least you had black and white. Today, most of it is grey. You don't know where the information is coming from. And if you are not ahead of the curve, you will always feel trapped. कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, क्या करें इसका? Because every side is trying to bombard you with information. So that's the distance we have traveled. So my next question is on Pakistan occupied Kashmir. So we know there's a 1994 parliamentary resolution, and then the government time and again
हमेशा गवर्नमेंट कहती है कि हम पीओके वापस लाएंगे। मैं आपके मैं बोल सकता हूँ कि एक इनसाइडर्स या रिंग साइड व्यू है, जैसा भी यू आर familiar with a lot of strategic ideas that have been floating. Sure. My simple question is there any strategy on POK beyond the army's wargaming, or which is part of their regular, but एक strategic thought पे ये deeply कहीं ना कहीं क्या ये seep in करा है? देखिए, ये एक आइडियोलॉजिकल डिमांड है, ये आइडियोलॉजिकल विश है अभी के रूलिंग डिस्पेंसेशन में कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को वापस लाना चाहिए या भारत में शामिल करना चाहिए। ना शामिल करने के लिए आपको 2-3 तरीके हैं। एक, आप फिजिकली जाके ऑक्यूपाई करिए, फिजिकली उसको कंट्रोल करिए। दूसरा है कि यू मेक जम्मू एंड कश्मीर सो प्रॉस्परस कि पीपल फ्रॉम देयर वुड गेट अट्रैक्टेड एंड इट विल एक्ट लाइक अ मैग्नेट, कि वो आप खुद ही आना चाहेंगे, वहीं पे अपना वो इंटरनल स्ट्रगल शुरू कर देंगे, जैसे बांग्लादेश में हुआ। दे वांटेड इंडिपेंडेंट बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान। जम्मू एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर may not want an independent Pakistan occupied Jammu and Kashmir. These two strands have to come together somewhere. But my personal belief is that right now India should not attempt, despite all the emotional appeal and emotional wish everyone has to reunite Pakistan occupied Jammu and Kashmir with Jammu and Kashmir, is not a good thing to happen, is not a pragmatic thing to do. Okay. As it is, we have a big headache in Jammu and Kashmir. It is not yet completely integrated, not yet completely under control. And now if you take Pakistan occupied Jammu and Kashmir by force or by any other means, it is going to only add to your problems. Right. So I have said this to number of people who advocate Pakistan occupied Jammu and Kashmir should be occupied or annexed or wrested back from Pakistan, that this is not perhaps the right time. Okay. We should leave this to the future. Right. And I think automatically, if your progress and your development is way ahead of that place, people will automatically start asking for migration. And why take the headache of administering a region which is volatile, which is full of problems, both physical and emotional. And that is something also Mr. General Manekshaw said. Exactly. I would, I mean, that must have been, he had a foresight, of course, he is such a great leader. But I am saying it now, after so many years, 55 years of what he would have said during 71. I am actually of the view that this is not the right time. We don't need to take that headache or buy that headache right now. Right. And adding to that, hypothetically, if some policy on these lines is attempted, क्या ये Chinese reaction invite करेगा? Will the Chinese intervene? They might, because after all, they're iron brothers with Pakistan. They always say our friendship is deeper than Indian Ocean, higher than the Himalayas. Right. तो वो तो ज़रूर करेंगे। हमने सिंदूर में भी देखा कि एक्चुअली इंडिया वाज फाइटिंग 3 nations, not just Pakistan. Okay. Turkey and China also included. Right. Yeah. So why take that risk at the moment? See, today a lot of people, let me go back to Sindoor and give you an example. People said, why was Sindoor stopped so abruptly? Okay, and why didn't we continue and take POK or Pakistan occupied Jammu and Kashmir? So my point that time also was there publicly that, look, first of all, this was not an all-out war. It had specific targets, specific objectives which were achieved immediately, of targeting the terrorist headquarters and terrorism. So we have achieved that immediately. India is on the cusp of becoming a larger economy, a developed nation in the next 25 years. We should not wish for a war which will set us back, our economy back, and retard our progress. So I don't think any policy of that kind should be attempted, not because we fear China. If push comes to shove, if war is thrust upon India, India will adequately respond and appropriately take action. Right. That I'm sure about. Right. But let us not initiate something which is of real no consequence at the moment, is what my thought is. Okay. And sir, Americans
अगर आप उनकी स्ट्रैटेजी आप देखते आए हैं जी, कश्मीर को लेके अमेरिकन्स का क्या रवैया रहा है? डू यू सी इट एज अ डिली डार्लिंग और इट इज सी दिस इज अ बार्गेनिंग चिप है उनके लिए Okay. ये इंडिया को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, Okay. ये उनका हमेशा से अमेरिका और वेस्ट का बायपार्टिसन और बायपार्टिसन है। आप देखिए, अगर हिस्ट्री देखें जी अप टू 1962 JF Kennedy, जॉन एफ कैनेडी was trying to help इंडिया। 63 के बाद उन्होंने पूरा अपना रुख पाकिस्तान की तरफ पलट दिया। राइट उनको पैटर्न टैंक्स दिए, सेबर प्लेन्स दिए, उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन देना शुरू किया, बिकॉज अल्टीमेटली किसी भी पश्चिमी देश को या अमेरिका को भारत उभरता हुआ वो देखना नहीं चाहते। एज यू राइज there will be multiple people, multiple nations who will try and pull you down. आज जो आप प्रेसिडेंट ट्रम्प का रवैया देख रहे हो या पश्चिमी देशों में या चाइना में जो चाइना का रवैया या पश्चिमी देशों का हमारे तरफ है, ये इसीलिए है कि एज यू स्टार्ट टू राइज, यू स्टार्ट बिकमिंग पावरफुल, देयर विल बी पीपल हु विल नॉट अलाउ यू टू राइज। और ये उसी के तहत हो रहा है। पाकिस्तान को उसी तरह से हमारे खिलाफ यूज़ किया जा रहा है, चाइना के द्वारा भी और अमेरिका के द्वारा भी। जी सर, एक बीच में अगर आपको याद होगा एक न्यूज़ आई कि जनरल बाजवा was genuinely interested in some sort of a reconciliation. I don't know whether it is true or not, but ऐसा चला था कि कुछ बातचीत होगी और फिर पीएम मोदी has उनका कुछ एक तरफ से स्टेटमेंट्स आएंगे। डू यू बाय दिस? तो ही हैड मेड कपल ऑफ स्टेटमेंट्स, तो लोगों ने उसी में शायद ज़्यादा ओवर रीड कर लिया था। अच्छा। उन्होंने कहा था कि हमें हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। ओके। और कश्मीर का मुद्दा लेकर भारत के साथ लड़ने में कोई अच्छा ही नहीं है या कोई इसमें हमारी समझदारी नहीं है। जी जी। तो उसी को लोगों ने इंटरप्रेट किया। ऑफ कोर्स देयर वाज अ बैक चैनल तब उनके साथ काम कर रहा था। जी, जो मेरे सुनने में आया है कि बाजवा और भारत की तरफ से कई लोग उनसे साथ बात कर रहे थे जी जी कि क्या रिकन्सिलिएशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, बट आसिम मोदी ने जैसे ही टेक ओवर किया वो ये बंद हो गया। सर, बैक चैनल्स आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। सो अगर मैं एक आपसे कंसेप्चुअल तौर पे पूछना चाहूँ, बैक चैनल्स क्या एक पॉलिसी तब सक्सेसफुल होती है जब टॉप लीडर्स आर फर्म एंड दे आर इन अग्रीमेंट कि हाँ कुछ होना चाहिए, कि एक बैक चैनल होता है जो बिल्ड करके एक वो चीज़ टॉप पॉलिसी तक ले जाता है और तब जाके चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं? तो वो दोनों तरह से हो सकता है, क्योंकि बैक चैनल तब तक उसकी शुरुआत नहीं होती है जब तक टॉप लीडर उसको सैंक्शन नहीं करेगा। ओके। तो बैक चैनल इज ऑलवेज विद द परमिशन ऑफ द टॉप लीडर। और बैक चैनल इसलिए होता है कि पब्लिकली अगर इसको डिक्लेयर किया जाए तो अलग अलग तरह के प्रेशर्स आएंगे, अलग अलग प्रेशर ग्रुप उस पर काम करेंगे, इसलिए वो बैक चैनल होता है। वो सीक्रेट होता है, वो इनफॉर्मल होता है। अगर नहीं काम किया तो आप उसको वहीं छोड़ सकते हो, अगर काम हो गया तो लीडर्स कैन टेक इट फॉरवर्ड। दैट इज व्हाई बैक चैनल्स वर्क। सो हिस्ट्री टेल्स अस कि बैक चैनल्स आर यूजफुल। जी सर, फिर अब नेशनल सिक्योरिटी पे आते हैं, अब ऑन सम डॉक्ट्रिनल क्वेश्चंस। आपने NSA डोवल साहब का जो एक अंडरस्टैंडिंग है, एंड प्रोबेबली आई एम श्योर यू मस्ट हैव नोन अबाउट हिज वर्क बिफोर ही बिकेम द NSA इटसेल्फ। अगर हम उनका जो इन्फ्लुएंस देखें हमारे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मेकिंग पर, आपके अंडरस्टैंडिंग में इज़ ही एन ऑपरेशंस पर्सन जो कि वो हैं, क्या उनके ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग से स्ट्रैटेजी बनती है कि क्या वो उनका एक स्ट्रेटेजिक थॉट है एंड देन ऑपरेशंस बिकम पार्ट ऑफ इट? जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। नो सो देखिए, वो ही इज अ लेजेंड। आई मीन मोस्ट पीपल नो अबाउट हिज लाइफ एंड हिज वर्क। ऐसे तो मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ। राइट। जब वो सर्विस में थे, ही वाज अ कंप्लीटली ऑपरेशंस मैन। ही इज इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग IB के ऑपरेशंस ग्रुप के हेड रहे हैं। He's done multiple operations and very successful influential operations which influence history, from Mizoram to Sikkim to Punjab to Kashmir. तो उन्होंने ये सब काम किया हुआ है। तो वो उनका पास्ट था। जी। Then after he superannuated in 2004 or 5, then he became he founded the think tank Vivekananda International Foundation, I think in 2009. From 2009 to 14 he worked on conceptual things of intelligence, national security, internal security, सभी के ऊपर। तो उनका अंडरस्टैंडिंग, उनके कनेक्ट
it's not only about national security या मतलब internal security या operations, but it's also international. It's also strategic. I mean, a legend goes that he knows many top Emiratis, for instance, in the Gulf. He's been friends with many of the national security advisors in Russia, in US, in China, all of that. And then now he's the longest serving NSA by far, 11 years and continuing. So उनकी understanding is a completely different level, both strategic and operational. Okay, it's a unique combination. इसके पहले जो आपके पास जो except for Mr. Narayanan, who was his senior in the IB, all other NSAs have been either from foreign service or who are more conceptual rather than operational. So he brings in a unique perspective and unique experience, which I think is serving this country very well so far. Sir, my next question is on national security strategy. ये हम बहुत न्यूज़ में पढ़ते आए हैं कि इंडिया is formulating its national security strategy, but we don't see any news. कोई हम strategy उसके तौर पे हम देख नहीं रहे हैं formal announcement के तौर पर. Is India working on a national security strategy? Do we need a national security strategy depending the diversity of challenges we face? क्या चल रहा है सर अगर? So national security strategy has been written and rewritten at least thrice in the last 5 to 7 years, to my knowledge. अब उसमें क्या है कि the challenge is कि आप उसको कितना public करोगे और कितना नहीं करोगे. I think the debate right now, I think it's finalized, it's formulated. So there are two schools of thoughts. इनके बीच में टसल चल रहा है कि क्या एक डिक्लेयर्ड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कुछ देशों में है, अमेरिका में है, बाकी देशों में है, या फिर हमें उसको वेग रखना चाहिए सो दैट पीपल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट प्लेज इन आवर माइंड, हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके पास. तो इसके ऊपर एक टसल चल रहा है. और एक तीसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आप बनाइए उसको, बट उसका कुछ थोड़ा सा पोर्शन पब्लिक में डालिए, बाकी आपका सीक्रेट रहने दीजिए. तो मेरा जहाँ तक मेरी जितनी जानकारी है, मुझे लगता है कि इस पे अभी डिस्कशन चल रहा है. सून विल नो वेदर इट विल बी मेड पब्लिक, इट विल नॉट बी मेड पब्लिक, बट द फैक्ट दैट there is a national security strategy which is you can call it in a draft stage, you can call it in a secret stage, has been attempted, done number of times, iterations have happened, वो पता है. बट अभी वो डिक्लेयर करेंगे या नहीं, फॉर्मल हुई है कि नहीं सैंक्शन, वो CCS में उसका एक्सेप्टेंस हुआ है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता. एंड सपोज व्हेन इट इज रिलीज्ड, सो इसको NSA ऑफिस या NSCS रिलीज करेगा या इसको ME रिलीज करेगा या CCS? ये तो पता नहीं. PMO से होना चाहिए मेरे ख्याल से ये, क्योंकि वो दैट इज और CCS करेगा, मतलब CCS हो तो फिर PMO करेगा. राइट. तो आई थिंक दैट इज अ वेरी मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल. ओके, अंडरस्टूड सर. सो बात करते हैं हम सर चाइना पर. बिल्कुल. आप अभी होके भी आए हैं. सो अभी जो सर हम रैप्रोचमेंट, सपोज्ड रैप्रोचमेंट देख रहे हैं, ये बात कहाँ शुरू हुई कि वी नीड टू एटलीस्ट स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन? ये बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स पॉलिसीज और बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हाउ डिड इट? आई थिंक इट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट. अच्छा, मैं बाय द वे मैं क्लियर कर दूं कि मैं चाइना नहीं, मैं तिब्बत गया था के लिए. तो मैं उसको मानता हूँ कि वो तिब्बत है. चाइना भले ही उसको ऑक्यूपाई या उसको कंट्रोल करता हो, वो तिब्बत है पूरी तरह से. जी. तो मैं भाग्यवान था कि उस यात्रा में मैं जा सका. MEA की तरफ से जो लॉटरी होती है उसमें हमारा नंबर आया, हम चले गए. बट टू कम बैक टू योर क्वेश्चन कि ये कब से शुरू हुआ, लेट अस ट्रेस इट बैक. सभी कहते हैं कि कज़ान में एग्रीमेंट हुआ अक्टूबर 2024 में, जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिले और उन्होंने फिर एक रोड मैप वहाँ पे तय किया कि इसको हमें जो टेंशन था उसको कम करना है, कुछ डी एस्केलेशन करना है, डिसएंगेजमेंट करनी है, वो सब तय किया. और उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स वाज रीस्टार्टिंग कैलाश मानसरोवर यात्रा. डायरेक्ट फ्लाइट्स, ये सब उन्होंने तय किया था. और धीरे धीरे फिर ज़्यादा वीज़ाज देने जो अभी शुरू हो गए हैं भारत की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी. पर इसके पहले भी एक प्रिल्यूड था कि NSA अजीत डोवल और वांग यी सितंबर 2024 में रशिया में मिले थे. वहाँ पे ये सब कुछ फाइनल हो गया था, जहाँ पे ये तय किया गया था कि एज अ फर्स्ट स्टेप
there will be resolution of 3 remaining friction points in eastern Ladakh. डेप्सांग, डेमचोक और गलवान के पास जो वो था, ये तीनों पॉइंट्स पे डिसएंगेजमेंट होगा, फॉलोड बाय डी इंडक्शन एंड देन डी एस्केलेशन ऐसे। और फिर उसके बाद ये 2024 के अक्टूबर में कजान में मिले, वहाँ पे दे स्टैम्प द होल थिंग द लीडर्स, और फिर वहाँ से ये थॉ शुरू हुआ। तो ट्रम्प ऑब्वियसली चाइना चाहता है कि ये फ्रंट जो है ये सिक्योर हो जाए भारत की तरफ से, या भारत के खिलाफ जो फ्रंट है चाइना का सिक्योर इसलिए हो बिकॉज दे हैव अ चैलेंज विथ ट्रम्प। बट दैट आई डोंट थिंक इज द ओवरवेलमिंग फैक्टर। उनको ये भी पता है कि भारत का जो मार्केट है आज, इतनी आबादी है भारत की, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट लेड जो इकोनॉमी है दैट इज स्लोड डाउन। दे नीड न्यू मार्केट्स। यूरोप में उनके पुशबैक हो रहा है, यूएस में पुशबैक हो रहा है, तो उनको न्यू मार्केट्स की ज़रूरत है। भारत में भी पुशबैक है उनके खिलाफ, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। एंड अल्टीमेटली भारत ने जो 5 साल में कर दिखाया गलवान के बाद कि हम डटे रहे, आर सोल्जर्स स्पिल्ड द ब्लड इन गलवान। नो अदर कंट्री, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, नोबडी हैज स्पिल्ड ब्लड अगेंस्ट चाइना। तो हमने जो फर्मनेस दिखाया है, उनको पता चला कि इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू रोल ओवर, इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट देयर हेजेमनी सो ईजिली। सो उन्होंने कहा कि उनकी भलाई इसी में है कि भारत के साथ एक समझौता किया जाए, थोड़ा सा टेंशन कम किया जाए, फिर आगे जाते हैं। सो दैट इज़ द बैकग्राउंड। ओके, आप कैलाश मानसरोवर अभी होके आए हैं, एक तो आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं ताकि जिनके मन में इच्छा है और जो जानना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा अनुभव था। उसी के साथ साथ आप अगर ये भी बताएं कि जो आप पूरे रास्ते में गए, आपने क्या देखा, कितना कंट्रोल एक्सरसाइज होता है वहाँ के सिविलियंस पर? थोड़ा बहुत होता है। और देखिए 2-3 चीज़ें हैं उसमें, कि एक तो मैं इसलिए जाना चाह रहा था कि ये हिंदू धर्म में सबसे बड़ा एक पिलग्रिमेज है जी, और लोग कहते हैं कि सबसे कठिन है। तो मैं तिब्बत गया था 2006 में, लास्ट चाइनीज़ गवर्नमेंट ही ले गई थी हमें, और मैं एक बार वापस तिब्बत जाना चाह रहा था जी। और फिर हमारे घर में महादेव की पूजा होती है, तो हमने कहा कि वो अगर सबसे बड़ा है तो उसके लिए अटेम्प्ट करते हैं। लॉटरी में हमने अप्लाई किया, MEA वाली जो लॉटरी होती है उसमें हमारा नंबर आ गया तो हम चले गए। अब हमने क्या क्या देखा, तो हम जब नाथुला से तिब्बत में क्रॉस ओवर हुए, तो पहली बात तो उन्होंने बस में जैसे ही बैठे उन्होंने कहा कि आप यहाँ से याटुंग तक फ़ोटो नहीं लोगे, वीडियो नहीं लोगे। तो क्लियरली दे आर सेंसिटिव अबाउट दैट एरिया। ये चुम्बी वैली में है, जो भारत के खिलाफ सिक्किम और भूटान के वो जो ट्राई जंक्शन है, वहाँ पे डोकलम में हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था। तो वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे जो मिलिट्री प्रिपरेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लोगों को पता चले या फोटोग्राफ में आ जाए। तो हमने नहीं लिया, और मेरे मन के आंखों में मैंने उसको कैद कर लिया था। रास्ते इनके बहुत अच्छे हैं। हम 4 दिन 1 वे ट्रैवल कर रहे थे, 1650 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया। स्मूथ रास्ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। तो एक बात आपको वहाँ खलती है जैसे ही आप जाते हो कि पॉपुलेशन इतनी कम है, और उसके मुकाबले इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा खड़ा किया है। तो ये ऑब्वियसली वो पॉपुलेशन के लिए नहीं है, ये मिलिट्री के लिए है। ये कोई भी इसको कंक्लूड कर सकता है। तो ये दूसरी बात थी। तीसरी बात थी उनका डिजिटल कनेक्टिविटी या टेलीकॉम कनेक्टिविटी इज़ एक्सीलेंट। वहाँ पे पूरा उन्होंने व्यवस्था करके रखी हुई है कि 5G कनेक्टिविटी, 6G कनेक्टिविटी आ गई है। और वहाँ मैं समझता हूँ कि टिबेटन्स को इन्होंने जो कंट्रोल करना शुरू किया पिछले कई सालों से। जब मैं 2006 में गया था लासा, तो तब मैंने एक रिपोर्ट किया था हानाइजेशन ऑफ लासा। तो अब तो वो कंप्लीट हो गया है। वहाँ बहुत हान चाइनीज़ दिखते हैं, पूरे बिजनेसेस उनके हाथ में हैं, पुलिस का कंट्रोल काफ़ी वहाँ है, कंप्लीट सर्वेलेंस है। तो ये तो अब रियलिटी है वहाँ पे, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और एसिमिलेशन कह सकते हो उनके तरफ से अगर देखा जाए तो ये टिबेटन्स का एसिमिलेशन हान चाइनीज़ के साथ हो रहा है। तो ये मेरे अनुभव हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वहाँ के। कितना फ्रीली आप अगर कोई चाहे टिबेटन लोकल से नहीं, वो हमको मना किया हुआ था कि आप लोगों से बात नहीं करोगे। सिर्फ टिबेटन जो इंग्लिश स्पीकिंग गाइड था वो आपको गाइड करेगा, आपको ले जाएगा। तो हम एक जगह मार्केट में लादजी नाम की एक जगह थी, एक गांव था या शहर था,
तो उसमें भी उन्होंने कहा कि आप जब मार्केट जाओगे तो आप ग्रुप में जाओगे, हमारे साथ आपके साथ कोई जाएगा। और फिर जैसे कांगमा नाम की जो फर्स्ट स्टॉप था हमारा जहाँ हम रात को रहे थे, उसमें उन्होंने हमें होटल से भी बाहर जाने नहीं दिया। कहा कि आप फ़ोटो भी नहीं ले पाओगे, होटल से बाहर भी नहीं जाओगे। और ये पता चल सकता है सर, जो टिबेटन आर्म टिबेटन है, वो हिज होलीनेस दलाई लामा के बारे में उनकी क्या फीलिंग्स हैं? वाइल यस हिज होलीनेस इज द लीडर। नो आई नो, बट देखिए ये उनके मन में उनके बारे में बहुत श्रद्धा और बहुत स्नेह है दलाई लामा के बारे में, बट ओपनली वहाँ कोई हमसे बात नहीं कर रहा था इसके बारे में। हम तो इनफैक्ट 6 जुलाई को उनके 90 जन्मदिन पे हम वहाँ थे, कैलाश मानसरोवर के बेस में थे। तो हम 27 जून से लेकर 13 जुलाई तक हम वहाँ थे टिबेट में। तो वहाँ कोई एक भी लोगों किसी ने भी उनका जिक्र नहीं किया, कोई नोबडी डेयर टू डू इट। तो ये रियलिटी है, क्योंकि इतना सर्वेलेंस है, इतना उसके ऊपर कंट्रोल है कि ही इज़ अ पर्सन नॉन ग्राटा देयर, ही इज़ अ PNG। तो कोई नहीं बात करता। अब लोगों का सर्वाइवल की बात है, ऑर्डिनरी लोग हैं, तो वो कोई इसके बारे में बात नहीं करते। मैं आता हूँ सर लास्ट क्वेश्चन पे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक पर, जो RAW के फर्स्ट चीफ जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करा, मिस्टर RN काउपति, जेंटलमैन स्पाई मास्टर। आपने, मेरे को याद है आप आर्काइव्स में भी आते थे उस वक्त, आपने काफ़ी ऐसे पेपर्स देखे जो बहुत कम लोग उसको एक्सेस कर पाए जी। कैसा ऑर्गेनाइजेशन RN का वो बनाना चाहते थे, अगर हम उस दौर में जाएं? व्हाट वाज ही प्लानिंग? नहीं, उनका वो था कि देखिए वो IB में काम करते थे। और IB का जो एक्सटर्नल डिवीजन था उसके हेड थे जी। 65-66 में। तो 65 के वॉर के बाद जब ये तय किया गया, इंदिरा गांधी ने तय किया कि एक एक्सटर्नल एजेंसी होनी चाहिए, तब ये RN काव को ये जिम्मा दिया गया। और PN अक्सर वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इंदिरा गांधी के, उन्होंने कहा कि भाई चलो इसको करते हैं। तो उनका ये कहना था, और मिसेस गांधी ने उनको कहा था, इट्स ऑन रिकॉर्ड, वो मेरे किताब में भी मैंने उसको डाला है कि वो जो लेटर लिखा था मिसेस गांधी ने टू RN काव, या उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि मेक दिस नॉन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। आप अलग अलग प्रोफेशन से लोगों को लाइए, साइंटिस्ट, लॉयर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नोक्रेट्स, सबका इसमें शामिल होना ज़रूरी है RNAW में, क्योंकि नाम ही हमने उसको ऐसा दिया है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ऑपरेशंस तो बाद में होंगे। तो इनफैक्ट अभी अगर आप IB जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले, जो हार्डकोर इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले जो अफसर्स हैं, उनसे अगर आप बात करें तो वो हमेशा कहते हैं कि ऑपरेशंस इज़ नॉट द फोर्टे ऑफ RNAW। And Mr. Kaur was never an underground spy or underground agent anywhere. That's why I called him gentleman spy master. He was an organizations man. He could build organizations, ARC हो, RNAW हो, SFF हो, ये सब उनके निगरानी में, उनके लीडरशिप में ये बने थे. So he was a builder of institutions. And that is what he wanted this to happen, कि हमारे लोग पूरी दुनिया का एनालिसिस करें, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है भारत को, जिसकी क्रिटिकलिटी है, उसका सही मायने में उसका हमें आकलन करके क्या चैलेंजेस हैं दोस्तों की तरफ से, दुश्मनों की तरफ से, ये सब कुछ करें. और इंसाइट हो जो पहले पता चले, बिफोर द इवेंट हैपन्स. दैट वाज हिज प्रिंसिपल फॉर फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन. ओके. थैंक यू सो मच सर, आपने इतने डिटेल्ड आंसर्स दिए, एंड वी गॉट टू नो सो मच ऑन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी और द मेकिंग ऑफ द फर्स्ट our external intelligence organization, China, and so many other issues. I will be back with more such interesting conversations. Thank you so much, and please like and subscribe our page.